फ्रेंड, मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रदौली क्लासेस। फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले आपको मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैथ में जो मैंने लेसन लिया था वो था परसेंटेज। परसेंटेज लेसन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अब आपको जीके का पोर्शन पढ़ाऊंगा और मैंने साथ ही साथ बताया था कि अब मैं पॉलिटी यानी राजनीति से स्टार्ट करूंगा आपको जीके का पोर्शन। तो फ्रेंड, चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी यानी राजनीति को। और इसमें जो पहला लेसन होगा वो होगा संविधान। संविधान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। फ्रेंड, जीके का जितना भी पोर्शन है मैं आपको अपने डिजिटल स्क्रीन पे बताऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पे, वहां पे देखते हैं कि संविधान क्या है और इसका जरूरत क्या है, यह संविधान का अर्थ क्या है, यह भारत का संविधान किस तरीके से बना। तो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटी की क्लास। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं डिजिटल स्क्रीन। हेलो फ्रेंड, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है राजनीति यानी कि पॉलिटी, और इसमें जो पहला लेसन है वो है संविधान का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले ये जानिए कि संविधान का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। फ्रेंड, संविधान का अर्थ होता है निर्माण करना। संविधान का अर्थ होता है निर्माण करना। बात करते हैं संविधान की परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा है, संविधान एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के निर्माण हेतु सरकार तथा प्रशासन के अंगों की स्थापना करता है। इसमें दो शब्द हैं, आइए उनका मतलब समझे। एक है दस्तावेज को डॉक्यूमेंट, जिसको आप डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। और ये लिखा गया प्रशासन के अंग वह व्यक्ति या वह समूह होता है जो सरकार को चलाने में या उसके कार्यों में मदद करे, हेल्प करे सरकार की, वो होते हैं प्रशासन के अंग। अब बात ये आती है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्या है। फ्रेंड, होता क्या है, किसी भी देश में जो नागरिक होते हैं वो अलग अलग समुदाय के होते हैं, अलग अलग जात के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं। उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उनका रहन सहन अलग हो सकता है। तो फिर किसी भी देश में जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए एक नियम कानून हो। हर व्यक्ति के लिए, जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक कानून हो। इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा देश में कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति तानाशाह न बने, स्वेच्छाचारी न बन जाए, इसके लिए भी हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। स्वेच्छाचारी का मतलब ये होता है कि जो उसके मन में आए वो करे। जैसे कि वर्तमान समय में आपने देखा होगा, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो क्या है, उसके मन में जो आता है वो करता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके इस फैसले से, उसके इस निर्णय से उसकी जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जनता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और पास्ट में आपने देखा होगा, जर्मनी में हिटलर हुआ करता था, वो भी इसी तरीके का स्वेच्छाचारी तानाशाही व्यक्ति था। तो इन सभी व्यक्तियों पर, इस तरीके के व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए भी हमें संविधान की जरूरत महसूस होती है, जरूरत होती है। साथ ही साथ ये बताया गया, विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। विधि का मतलब होता है कानून। कानून के नजर में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक समान हैं। कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान हैं। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो। तो इस तरीके से ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति समान है विधि के अनुसार। इसके लिए भी संविधान की हमें जरूरत पड़ती है। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं संविधान के प्रकार की। देखिए, संविधान के जो प्रकार हैं वो प्रकृति और बनावट के आधार पे पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और आधार संविधान के क्या होंगे। तो प्रकृति या बनावट के आधार पे अगर बात की जाए तो संविधान दो तरीके के होते हैं। पहला संविधान जो होगा वो होगा लिखित संविधान और दूसरा होगा
मौखिक संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? इसमें ज्यादातर बातें लिख दी गई हैं, कुछ बातें जो हैं परंपरा पे छोड़ दी गई हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। परंपरा पे छोड़ दी गई का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं या बहुत से ऐसे नियम हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं और कार्य हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उनको हम करते रहेंगे। तो इसी को कहते हैं परंपरा पे छोड़ देना। तो फिर क्या करते हैं, लिखित संविधान जो होता है इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें परंपरा पे छोड़ी गई हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो इसका उदाहरण होगा अमेरिका और भारत। अब बात करते हैं मौखिक संविधान की। मौखिक संविधान लिखित संविधान का उल्टा होता है, अपोजिट होगा। मौखिक संविधान में ज्यादातर बातें परंपरा पे छोड़ दी गई हैं, ज्यादातर बातें परंपरा पे छोड़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं। जो मौखिक संविधान होगा उसमें पूरी तरीके से मौखिक नहीं है, इसमें थोड़ी सी बातें लिखी भी गई हैं, लेकिन ज्यादातर बातें परंपरा पे छोड़ी गई हैं। यानी हमारे पूर्वज इस काम को करते आए हैं तो हम करेंगे इस काम को, हमारे पूर्वज ने ये नियम बनाया है तो इस नियम का हम पालन करेंगे। अब फ्रेंड, बात ये आती है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है सर्वप्रथम अमेरिका ने लिखित संविधान बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश ने सबसे पहले अपने लिखित संविधान बनाया, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस देश ने अपना संविधान बनाया, तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड। किस देश ने अपना संविधान बनाया, तो वो होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस देश ने अपना मौखिक संविधान बनाया या सबसे पहले किस देश ने अपना मौखिक संविधान बनाया, तो उसका भी आंसर होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया, लिखित संविधान, तो उसका आंसर होगा अमेरिका। देखिए, तीन क्वेश्चन बने। पूछा जाए लिखित संविधान किसने बनाया, तो अमेरिका। सबसे पहले संविधान किसने बनाया, तो ब्रिटेन। सबसे पहले मौखिक संविधान किसने बनाया, तब भी आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अब हमने बात की प्रकृति और बनावट के आधार पे संविधान के प्रकार की। अब हम बात करते हैं संशोधन की दृष्टि से। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में परिवर्तन। तो संशोधन की अगर बात की जाए तो संशोधन के हिसाब से दो तरीके के संविधान होते हैं। एक होता है कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान जो होगा उसमें आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। कठोर संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान बने हुए लगभग 250 साल हो गए और उसने मात्र अब तक के 35 यानी 35 बार अपने संविधान में संशोधन किया है। और बात की जाए लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान है जिसमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। अब हमारे मन में सवाल आता है कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है। तो फ्रेंड, भारत का संविधान न तो पूरी तरीके से कठोर है, न ही पूरी तरीके से लचीला है। भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। यानी कि भारत के संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आसानी से परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आसानी से उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का ही मिश्रण है। फ्रेंड, चलिए बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की। भारत के संवैधानिक विकास को जानने से पहले आइए थोड़ा इतिहास के पन्नों को देखा जाए। होता क्या है, सन 1600 में अंग्रेज भारत पर अपनी एक कंपनी की स्थापना कर देते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। सन 1600 में अंग्रेज भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी स्थापित कर देते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। ये अपना व्यापार धीरे धीरे करते रहते हैं और व्यापार करते करते ये भारत की धन संपत्ति को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, साथ ही साथ भारत के वैभवशाली इतिहास के बारे में
जानकारी प्राप्त करते हैं और ये क्या करते हैं कि भारत पर धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के जो रियासत के राजा होते हैं उनको मारकर या फिर उनको हटाकर बेदखल कर अपना सत्ता स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में बात आती है सन 1757 की, 64 नहीं 1700, पहले 57 की बात करते हैं फिर 64। सन 1757 में होता क्या है, ये लोग अंग्रेज की नजर भारत के सबसे समृद्धशाली राज्य बंगाल पर पड़ती है। सन 1757 में बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला शासन कर रहा होता है। अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेज सेना का सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइव से सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बंगाल पर अंग्रेज अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अब बात करते हैं 1764 की। इसी तरीके से क्या होता है कि अंग्रेज सन 1764 में बिहार के बक्सर जिले पर आक्रमण करना शुरू करते हैं और भारत की जो सम्मिलित सेना होती है उनका सामना करती है। सम्मिलित सेना में शामिल होते हैं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों सम्मिलित सेना अंग्रेज सेना का सामना नहीं कर पाती है, यानी कि ये लोग अंग्रेज सेना से हार जाते हैं, उससे पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का जो सेना नायक होता है वो होता है हेक्टर मुनरो। तो फ्रेंड होता क्या है, 1757 में जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम दिया जाता है प्लासी का युद्ध और 1764 में जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम दिया गया है बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध जब अंग्रेज जीत लेते हैं तो वो पूरी तरीके से भारत पे अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं और जब इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली भारत पे तो ये अपने हिसाब से या अपने अनुरूप यहाँ के शासन को चलाना शुरू कर देते हैं। और ये जब अपने शासन को चलाना शुरू कर देते हैं तो समय समय पर कई नियम कानून बनाते हैं। यही नियम कानून अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं और यही जो अधिनियम है वो आगे चल के भारत के संविधान की मार्ग बनते हैं, भारत के संविधान का मार्ग बनते हैं, यानी या कह लीजिए कि भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे को तैयार करते हैं। ये जो अधिनियम है जो अंग्रेजों ने बनाए थे शासन करने के लिए भारत पे, इनमें से जो कुछ प्रमुख नियम हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है। तो आइए बताते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जिनको अंग्रेज बनाते हैं भारत पे राज करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, सन 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। सन 1700 एक मिनट फ्रेंड बात आती है, ये आया आपका सन 1773। सन 1773 ईस्वी में एक नियम बनाते हैं, इसका नाम रखा था सन 1700 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस नियम में जो बंगाल पर जब ये कब्जा कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव साहब तो इनका शासन चला करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम बदल के ये क्या कर देते हैं, उसका नाम रखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग साहब। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तब भी आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से होगा। पहला ये होगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, दूसरा क्वेश्चन होगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोनों ही आंसर आपके होंगे वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब चलते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के दूसरे कथन पर।
1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये जो सुप्रीम कोर्ट थी, इसमें 4 न्यायाधीश रखे गए और इन सभी में जो एलिजा इम्फे थे, उनको इन चारों न्यायाधीश का मुखिया बनाया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट थी, वो अपना जो निर्णय देती थी वो बहुमत के आधार पे देती थी, साथ ही साथ अपने निर्णय को प्रकाशित भी करवाती थी। फ्रेंड, प्रकाशित करवाने का मतलब ये हुआ कि जो भी ये निर्णय देती थी सुप्रीम कोर्ट, वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होते थे निर्णय, या उन निर्णयों को अखबार में छापा जाता था। फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो होगा आंसर आपका 1774 में। अगर पूछा जाए किस नियम के तहत की गई, तो आंसर होगा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो फ्रेंड, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर नियम की। 1833 का जो चार्टर नियम है, उसकी जो पहली बात लिखी गई, उसमें ये बताया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। साथ ही साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। इससे पहले अभी जो मैंने आपने को बताया था, उसमें यह था कि बंगाल के गवर्नर को नाम बदल के कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के किया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर नियम में क्या किया जा रहा है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया जा रहा है। और इसका जो पहला व्यक्ति थे भारत के गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इसमें भी इसी तरीके से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, या क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोनों ही आंसर होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये जो पहला गवर्नर या अंतिम गवर्नर जनरल, इसको मैं अलग से वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं इसी के ऊपर बना दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि गवर्नर की परिषद का नाम बदल दिया जाता है और गवर्नर की परिषद का नाम बदल कर रख दिया जाता है भारत की परिषद। यानी कि पहले जो परिषद थी उसका नाम था गवर्नर परिषद, अब उसका नाम कर दिया गया भारत परिषद। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अब गवर्नर कंपनी का गवर्नर परिषद का नाम बदला गया और साथ में ये कहा गया कि अब कंपनी का शासन भारत पे ना होके भारत पर होगा भारत का शासन। यानी कि कंपनी के शासन को बदल के कर दिया गया भारत का शासन। और इस जो गवर्नर परिषद थी, इसमें एक और व्यक्ति को जोड़ा गया जो कहलाया विधि विशेषज्ञ। विधि विशेषज्ञ नाम के व्यक्ति को जोड़ा गया। यह विधि विशेषज्ञ का जो पद है गवर्नर परिषद में जोड़ा जाता है और पहले विधि विशेषज्ञ बनते हैं लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले अपनी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले जी अपनी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन करते हैं और साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता का निर्माण करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के नाम से जो आप सुने होंगे, आईपीसी की धारा के तहत, तो उसी को कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। अब फ्रेंड, तीसरे पॉइंट से क्वेश्चन इस तरीके से निकलता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर की परिषद का नाम बदलकर भारत की परिषद कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विधि विशेषज्ञ किस अधिनियम के तहत लाया गया या विधि विशेषज्ञ का पद किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो होगा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला विधि विशेषज्ञ कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को किसने बनाया? तो अभी आपका आंसर होगा लॉर्ड मेकाले। तो अब चलते हैं हम 1853 के चार्टर अधिनियम के। 1833 के बाद आता है आपका 1853 का चार्टर। इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन पूछी जाती है, वो ये है कि 1853 के तहत ये कहा गया कि अब कंपनी में जो भी नियुक्तियां होंगी, यानी कंपनी में जो भी अब काम करने आएगा या जो भी अब भर्तियां होंगी वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जिसको कहता था उसको जो है नियुक्त किया जाता था, या गवर्नर के जो पसंदीदा व्यक्ति थे या जो चाहने वाले व्यक्ति थे उन्हीं को इस परिषद में शामिल किया जाता था कंपनी में। अब क्या कह दिया गया कि कंपनी में जो भी नियुक्तियां होंगी वो होंगी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। चलिए बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम, वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। इसमें जो पहला पॉइंट लिखा गया वो लिखा गया कंपनी को पूरी तरीके समाप्त कर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। यानी कि अब ये कहा गया कि अब कंपनी का शासन समाप्त हो। पहले क्या किया गया था कि कंपनी के व्यापार को समाप्त किया गया था, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपनी के शासन को ही समाप्त किया जा रहा है। कहा जाता है कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब ब्रिटिश सम्राट शासन करेगा भारत पर। और इस बात की घोषणा करती हैं महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया जी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ये घोषणा करती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जा रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी, शासन करेगा ब्रिटिश सम्राट। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र को कब और कहाँ सुनाया। तो देखिए डेट और प्लेस यानी तारीख और स्थान दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें यह होता है गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वायसराय नाम दे दिया जाता है। देखिए फ्रेंड कितनी बार यहाँ पे परिवर्तन किया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या किया जा रहा है, 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया जा रहा है। और पहले वायसराय भारत के बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझते जाइए। और साथ ही साथ 1858 में एक नए पद को बढ़ाया गया कंपनी में, जो कि भारत के सचिव के नाम से जाना जाएगा। यानी कि भारत के सचिव का पद इस कंपनी में बढ़ाया गया 1858 के तहत। और ये जो भारत सचिव का कार्यालय है वो स्थापित किया गया लंदन में। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत भारत के सचिव का पद लाया गया, तो आंसर होगा 1858 में। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सचिव का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर होगा आपका लंदन। आइए देखते हैं अगला नियम क्या है। ये नियम है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फ्रेंड अब हम बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसको दो व्यक्ति मिलकर लाते हैं। एक व्यक्ति हैं इसमें मार्ले साहब, दूसरे हैं मिंटो साहब। जो मार्ले साहब थे वो 1909 के दशक में भारत के राज्य सचिव थे और इनका कार्यालय लंदन में था। और जो मिंटो साहब थे वो भारत के वायसराय थे। तो फ्रेंड ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये जो अधिनियम था इसका मेन उद्देश्य ये था कि आप दो वर्गों को आपस में लड़ाने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होगी, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होगी। और अब इसमें ये कह दिया गया कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव करेगा, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव करेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से ये जो 1909 का नियम था यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीयों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था। चलिए बात करते हैं 1919 के भारत परिषद अधिनियम की।
इस नियम को लाए थे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड साहब इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को लागू किए थे, तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले का जो अधिनियम था 1909 में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होगी। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो निर्वाचन पद्धति होगी वो सिख समुदाय के लिए अलग, ईसाई समुदाय के लिए अलग और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अलग होगी, यानी कि पूरी तरीके से भारतीयों को आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो होगा 1919 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब किया गया लोक सेवा आयोग का गठन, तो जब बात करेंगे कब किया गया तो आपका आंसर होगा 1926 में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम। ये जो भारत शासन अधिनियम थे ये अंतिम अधिनियम था भारत के लिए, और इस अधिनियम में कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। अब तक की जितने भी ऊपर मैंने आपको नियम बताए, अधिनियम बताए, उसमें क्या थी, प्रस्तावना होती थी, लेकिन इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। इससे पहले देखिएगा, अभी मैंने बताया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब 1935 में क्या, 1935 के नियम के तहत क्या करते हैं, लोक सेवा आयोग का नाम बदल देते हैं और उसका नाम रख देते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप कहते हैं। फ्रेंड इसमें लिखा गया है कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, देखिए अधिनियम और सन दो अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन ये पूछे कि किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का नाम बदला गया, तो होगा 1935 के अधिनियम के तहत। किस सन में बदला गया या किस समय बदला गया, तो होगा 1937 में लोक सेवा आयोग का नाम बदला गया। लोक सेवा आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया, तो वो होगा संघ लोक सेवा आयोग। इस तरीके के क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक वाले, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ 1935 का जो अधिनियम था उसमें उसके तहत 1949 में एक बैंक की स्थापना की गई जो आगे चल के आरबीआई के रूप में जाना गया। यहाँ पे लिखा गया है कि 1949 में एक संघीय बैंक यानी सभी बैंकों का बैंक की स्थापना कर दी गई जो आगे चल के आरबीआई के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड इस जो 1935 का अधिनियम था, इसकी सबसे खास बात ये थी कि इस अधिनियम में 321 ऐसी बातें थी जो भारतीय संविधान में समाहित की गई हैं, यानी कि 1935 की 321 बातें या 321 धाराएं या 321 कानून भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम का सर्वाधिक हिस्सा भारतीय संविधान में है, तो होगा आंसर आपका 1935 का। 1935 से ही सबसे ज्यादा चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 321 धाराएं या 321 कानून लिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ये जो अधिनियम था वो भारत को आजाद करने के लिए लाया गया था, यानी भारत की आजादी के लिए लाया गया था। होता क्या है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में एक नियम लाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई को इस नियम को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है या ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद इस पर अपने साइन कर देती है, हस्ताक्षर कर देती है, यानी कि ये जो नियम लाया गया स्वतंत्रता का उसको वो पास कर देती है। और फिर कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1947 को
भारत की स्वतंत्रता के लिए जो नियम लाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको ब्रिटिश सरकार लागू कर देती है और इसी दिन से भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बना दिए जाते हैं और इनको ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता सौंप देती है। अब जब ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान को अलग अलग सत्ता सौंप देती है तो इस प्रकार होता क्या है कि देश में जितनी भी रियासत होती हैं उन सब से ब्रिटिश सरकार का अंत हो जाता है। अब जब ब्रिटिश सरकार का अंत हो जाता है तो भारत अलग देश और पाकिस्तान अलग देश बन जाता है। जब भारत अलग देश बनता है तो वो अपने तरीके से अपना संविधान बनाना शुरू करता है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि भारत अपना संविधान किस तरीके से बनाना शुरुआत करता है। भारत अपना संविधान बनाने से पहले एक सभा बनाता है जिसको संविधान सभा नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हम संविधान सभा क्या है, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको जान लेना जरूरी है। आइए उनको समझ लीजिए।